बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सूरज आजकल आग बरसा रहा है और हमारे करोड़हा लोग जो हैं, करोड़हा पाकिस्तानी बहन भाई और बच्चे जो हैं मासूम, उनको उस तरीके से गर्मी से बचने की सहूलियात मैसर नहीं है। ठंडे कमरे कह लीजिए, AC कह लीजिए, बाज़ों को तो पंखे भी उस तरह से नसीब नहीं है। और एक कसीर तादाद है, करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो अपने काम के सिलसिले में रोज़ाना यानी कि बाहर निकलते हैं। कुछ के पास साइकिल होती है, कुछ मोटरसाइकिलों पे होते हैं, कुछ पैदल होते हैं। और पैदल होने के साथ साथ करोड़ों लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं धूप में। और उसके अलावा भी घरों में भी बहुत सारे लोगों को जहाँ पे AC की सहूलत मैसर नहीं है, वहाँ पे उनको इस आग बरसाते सूरज की गर्मी का सामना है। और गर्मी इतनी शदीद है कि लोगों की सेहत जो है वो उससे मुतासिर होती है। कुछ अर्सा कबल हमने रमज़ान मुबारक में जो आज हमारे मेहमान हैं, इन्हीं के साथ एक नशिस्त रखी थी और रमज़ान के मामूलात में कैसे आप अपनी ग़िज़ा को एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे आप मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं के ज़रिए अपनी सेहत को बहाल भी रख सकते हैं, बेहतर भी रख सकते हैं, तरोताज़ा भी रख सकते हैं। और उसका बहुत फ़ीडबैक आया, लोगों ने उससे बहुत इस्तिफ़ादा किया। तो हमने सोचा कि ये जो अगले 2-2.5 महीने हैं जिसमें शदीद गर्मी भी है, फिर हब्स का भी अभी सामना लोगों को करना पड़ेगा, सावन आएगा, तो उसी हवाले से हम एक नशिस्त जो है अपने इस मेहमान के साथ दोबारा तरतीब दें ताकि लोग उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें शदीद गर्मी का सामना है और उन्हें बाहर काम भी करना पड़ता है, वो कैसे ग़िज़ाई तब्दीलियों के ज़रिए अपने आप को महफूज रख सकते हैं, अपनी सेहत को बहाल रख सकते हैं। और दूसरे ये कि जो लोग किसी आर्ज़े में मुब्तला हैं, उन्हें दिल का अर्ज़ा है, जिगर का अर्ज़ा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और ख़ास तौर पे अगर किडनी के मसाइल हैं यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो वो किस तरीके से इस गर्मी में अपनी सेहत को संभाल सकते हैं, अपनी सेहत को महफूज रख सकते हैं, किस किस्म की एहतियात उन्हें करनी चाहिए, कैसी ग़िज़ाएँ उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए कि उनकी सेहत जो है वो इस गर्मी से मुतासिर ना हो। ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जमील महरवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम टू द शो। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ उनकी अहलिया भी मौजूद है, आयशा जमील साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहबा, आप तशरीफ़ लाई। तो ख़वातीन के जहन में जो भी सवालात उठते हैं, मेरे ख्याल में वो फातिमा आपसे पूछ लेंगी और बाकी हम गुफ्तगू करेंगे जमील साहब से। जहाँ जहाँ लगे कि ये कुछ गलती कर रहे हैं, आप इनकी फ़ौरन दुरुस्ती कर दीजिएगा, जी बेहतर है ना। पिछली मरतबा भी इनका प्रोग्राम आपकी वजह से बहुत देखा गया। ये फरमाइए कि जो आम आदमी है, जो किसी आर्ज़े में मुब्तला नहीं है, बिल्कुल सेहतमंद है, मगर उसे रोज़ बाहर जाकर काम करना पड़ता है और वो साइकिल पे है या मोटरसाइकिल पे है और पैदल है, उसको क्या एहतियात करनी चाहिए घर में? बहुत शुक्रिया शाह जी। पहली बात तो ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकले ना, चाहे वो सुबह का टाइम हो, दोपहर का हो, शाम का हो, या आप किसी भी बिल्डिंग में हैं, ऑफिस में हैं या किसी प्लाजा में हैं या आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं, तो एक तो घर से जाने से पहले जो है हमें पानी पी के निकलना चाहिए। कितना पानी? 1 गिलास कम से कम पानी जो है वो ज़रूर पिएं। अच्छा, उसके बाद अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में चले गए हैं या कहीं कोई भी ऑफिस है, वहाँ हमने कुछ देर के लिए बैठे हैं, तो जब भी हम बाहर निकलें वहाँ से और हमने ज़ाहिर है बाहर सूरज की रोशनी में, धूप में आना है, तो हमें वहाँ से फिर कम से कम 1 गिलास पानी जो है वो पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो हमारे यहाँ वाइब्रेट होता है, हमारे यहाँ पसीना मसाम खुलते हैं। अगर पानी न पिए कोई, उसके क्या नताइज होंगे उसके जिस्म पे? पानी की कमी की वजह, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं ना, पानी की कमी होगी तो हमारे यहाँ कमज़ोरी होगी, वीकनेस आएगी, उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है उसके मसाइल बनेंगे, लो होने की तरफ जाएगा, नमकियात जो है वो बॉडी के अंदर से वेस्ट होंगे, नकाहत आएगी, सुस्ती होगी, सर में दर्द आ सकती है, चक्कर आना हो सकता है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ जो है या कोई भी बंदा जो तंदुरुस्त भी है, वो उसकी वजह से मतलब नींद बेहोशी की तरफ भी चले जाते हैं, सकता तारी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी कैफियत में आप किसी को देखें तो सबसे पहले तो उसको रेस्क्यू करें और किसी ठंडी जगह पे या किसी साए में उसको लेकर जाएं। फिर कोई कपड़ा या तौलिया कोई जो है वो पानी में, ठंडे पानी में भिगो के तो निचोड़ के उसके सर पे रखा जाए, कंधे पे रखा जाए, खासतौर पे गर्दन पे कंधे पे रखा जाए। और दूसरी बात ये है कि वो एक ट्रेंड जो हमारा होता था ना पहले, बल्कि उसको ट्रेंड नहीं कहेंगे, वो हमारा एक कल्चर था, एक सकाफत थी, जिसको हम पंजाब में पग कहते हैं या परना कहते हैं, साफा कहते हैं, पटका कहते हैं। तो ये सारी रुमाल है, ये सारी चीजें हम किसी दौर में
हम सर पे लेके ढांप के निकला करते थे। लिबास का मामूल लिबास का वो जी। हिस्सा था। तो हमें, मेरा ख्याल है कि इन दिनों जब सूरज इतनी तपश के साथ आ रहा होता है तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को भी वापस लाना पड़ेगा, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो अगर सर ढांप लिया जाए तो आदमी निस्बतन महफूज रह फिर सकता है। महफूज रहता है, बहुत सारा महफूज रहते हैं। अगर फर्ज करें कि जैसे वो आजकल बच्चे पी कैप पहनते हैं तो वो कैप, हेड कैप जो भी है वो पहन ली जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, ताकि हम थोड़ा सा बच जाएं। अच्छा जमीर साहब, आपने बात की कि जो घर से निकला और उसके बाद चला गया शॉपिंग मॉल में, जी। है बेगम साहबा ने आपके मामूलात बहुत ही महदूद कर दिए हैं मेरे ख्याल में। घर से शॉपिंग मॉल से घर, या मतलब डॉक्टर साहब दूर जानते बाजू में पता लग जाना टू 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 दूर जा रहे हैं। तो जो आम आदमी बिल्कुल ही जो काम पे निकला है, मजदूर है, दिहाड़ीदार मजदूर है, कि सफाई कर रहा है या इमारत बना रहा है या कहीं पे पेंट कर रहा है या इस तरह के दीगर कामों से जुड़ा हुआ है और वो किसी शॉपिंग मॉल में नहीं गया है, उस पर तो सूरज और तरह से असर करेगा ना। उसको क्या करना चाहिए? उसको ये चाहिए ना कि वो, अगर वो पैदल ट्रेवल कर रहा है ना कहीं भी, तो वो जरा थोड़ा सा साए वाली साइड पे चले। अगर नहीं अवेलेबल, जो कि अवेलेबल नहीं होता, हमारे अवेलेबल, फुटपाथ का तो रुझान जैसे ही हमने बात की ना अभी के सर में कोई कपड़ा या सर को ढांप के थोड़ा सा रखा जाए। छतरी का इस्तेमाल हमारे यहाँ कभी होता था, वो भी हमने बहुत ज्यादा खत्म कर दिया। हालांकि जब लोग हज पे जाते हैं तो हर एक के पास छतरी होती, बल्कि छतरियां वहाँ पे जो अम्ब्रेला है वो फ्री में भी तकसीम होती हैं। तो ये यहाँ आपने बड़ी अहम बात की। इसका मतलब हमने देखा हमारे यहाँ बड़े जो साहिब सरवत लोग हैं और जो दर्दमंद दिल रखने वाले हैं, वो जगह जगह सबीले लगाते हैं। आज मैं देख रहा था, मैं हमारा जो इलाका है वहाँ से मैं आ रहा था, मैं देखा कुछ लोगों ने वो वहाँ पे अपना पानी की टंकियाँ रखी थी, बहुत लोग उससे इस्तेफादा कर रहे थे, बड़ा मेरा दिल खुश हुआ। तो ये मगर हमने देखा कि इसका रुझान नहीं है। अगर छतरियाँ भी जो लोग कर सकते हैं अपने तौर पे ले, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो लोग भी इसको में मुहैया कर सकते हैं, दूसरे तकसीम भी कर सकते हैं, पानी की सबील भी लग सकती हैं। बहुत सारे लोग लगाते भी हैं, बहुत सारे के घरों के बाहर भी आप देखते हैं तो उन्होंने पानी का कोई ना कोई इंतजाम, किसी ने कूलर रखा हुआ है, किसी ने ठंडे पानी का कूलर लगाया हुआ है। कोई ख़ास तौर पे ये जब मुहर्रम शुरू हो जाते हैं तो इसमें तो आप देखते हैं कि बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात जो है वो भी तकसीम होते हैं। तो सो हमें अपने उस कल्चर की तरफ जो है ना वो वापस आना पड़ेगा। तो छतरी का इस्तेमाल मुफीद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो सिर्फ बारिश के लिए नहीं है बल्कि साया भी करता है, अगर आपको धूप से बचाना। जी, घर में तो वो मारकुटाई के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। हाँ बिल्कुल होती है। किसी वालदा के हाथ आ जाए तो फिर आप देखें। नहीं, आप शुमाली इलाका जात में देखें तो वो उन्होंने छतरी पकड़ी होती है हाथ में, और अगर बारिश आ गई तब, धूप आ गई तब, नहीं तो उसको बंद करके, तो जो अगली ऊपर वाली नोक होती है वो नीचे को करके उससे पहाड़ी पे भी चढ़ते हैं। और अगर कोई जानवर कोई चीज तंग करे उसका भी, और अगर कोई बंदा तंग करे तो फिर वो हिफाजत भी। आप ये तो कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, मैं चाइनीज फिल्म च वेख्या छतरी का ऐसा इस्तेमाल, खम 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 बंदा हो जा रहे हैं। सही बताइए, छतरी तो बचाएगी धूप से, जब लू चलती है उसका फिर क्या? देखिए, लू के लिए हमें नमकियात इनटेक करने हैं, जो पानी वाली, जो पानी वाला, कि पानी जब भी पिए, खास तौर पे इस सीजन में, तो पानी में आपको काला नमक जो है ना वो पिसा हुआ, पाउडर वाला किया हुआ, वो आपको 2-3 चुटकियां डाल के पानी में मिक्स करके पीना चाहिए, ताकि हमारे नमकियात जो वेस्ट हो रहे होते हैं वो भी पूरे हों। और ख़ास तौर पे इसमें ये जो लोग चाय बहुत पीते हैं उनको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि चाय डिहाइड्रेट करती है। ठीक है, चाय की वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है। जो पानी हमारे अंदर होता है, अगर कोई चाय पीता है वो नहीं छोड़ता, तो उसको चाहिए कि चाय पीने से पहले भी पानी पिए और उसके कुछ देर के बाद, यानी आधा घंटा गुजरने के बाद, तो फिर उसको कम से कम 1 गिलास पानी पीना चाहिए। और ख़ासतौर पे वो जो हमारे मजदूर तबका है ना, जो बिल्कुल दिहाड़ी कर रहे होते हैं, मिस्त्री के साथ ही उसके मलबा उठाना या मकान बनाना और इस तरह की चीज़ें, कंस्ट्रक्शंस पे जगह पे, तो उनको तो वो खास तौर पे चाय शाह जी बहुत पीते हैं। तो उनको वो चाय तो अपनी वो समझते हैं कि लिक्विड इंटेक है, उसकी बजाय वो नहीं, वो ये समझते हैं कि चाय पीने से हमारी जो गर्मी है उसके असरात कम होते हैं और हमें प्यास की शिद्दत कम लगती है। तो उसकी निस्बत बहुत अच्छा है कि अगर वो अपने आप को अदरक, जीरा और पुदीना का कावा जो है उस पर लेकर चले जाएं तो वो ज्यादा अच्छा है एज पर कंपेयर टू चाय। कैसे? कि अदरक लें, अपने ये हाथ के अंगूठे का 1 पोर अदरक का टुकड़ा ले लें, और उसके बाद आपने जीरा सफेद लेना है 1/2 टीस्पून, और 2 या 3 टहनियां सब्ज पुदीने की पत्तों समेत, आधा चम्मच, आधा चम्मच, ठीक है, आधा चम्मच जीरा सफेद, और उसके बाद जो सब्ज पुदीना होता है, जो गुट्ठी हम लेते हैं सब्जी वाले से, उसमें से 2 या 3 टहनियां पत्तों समेत निकाल के, तो इसको 1 गिलास पानी में
या 2 गिलास पानी में डाल दें ठीक है। और इसको उबालते रहें। जब वो 2 गिलास का 1 गिलास पानी रह जाए तो इसे नीचे उतार लें, ओके। तो ये आपके पास 2 कप का तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो 1 कप आप खुद पिए, एक जो आपको बना के दे उसको पिला दें। ठीक है। और अगर आप ये इसको किसी फ्लास्क वगैरह में डाल लें और हाँ, फिर तो आप उसे ले जाएं और ले जा दिन में सकते हैं, इस्तेमाल साथ ले करें। जा सकते हैं, अपने साथ अच्छा, इस्तेमाल ठीक है। और ये इसके क्या असरात होंगे? ये आपके एनर्जेटिक भी करेगा, ठीक आपको है। एनर्जी देगा आपको, और उसके बाद वो जो प्यास आपको बार बार लग रही है उसको भी सेट करेगा। और ख़ास तौर पे जो लोग तेजाबियत के मैदे के मरीज हैं, जिनके एसिडिटी तेजाबियत बहुत होती है, ब्लोटिंग होती है और कॉन्स्टिपेशनल इश्यूज भी होते हैं, तो वो चाय पी के अपने आप को और बीमार कर रहे होते हैं। मतलब चाय से ये सारे मसले भी आते हैं, चाय से ब्लड प्रेशर भी रेज होता है, चाय से आपके बवासीर तक के मसले शुरू हो जाते हैं। तो हमें उस पॉइंट उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम इस कावे से लेंगे अपने आप को तो एनर्जी भी मिलेगी, और हमारी वो जो कि ये खुराक भी जो मजदूर तबका जहाँ बाहर होंगे, ये होटल से लेके मतलब वो सफ़ेद आटे की रोटी और जो सालन मिल गया जिस तरह का, मैदे भी खराब होते हैं, उससे मैदा भी खराब होता है। अच्छा। तो उस मैदे को मजीद बिगाड़ेंगे अगर चाय से, तो उससे अच्छा है कि अगर ये वाला तो ये दोनों काम करेगा, गर्मी से भी बचाएगा जी, और उसके बाद ये मैदा जो है उसको भी फायदा करेगा। और अगर फर्ज करें कि हमने ठंडे मशरूबात की तरफ जाना है, तो फिर हमें ये करना चाहिए कि ये जो हम डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, डब्बों के जूसेस वगैरह पे हम चलेंगे, आर्टिफिशियल लाइफ से हमें बाहर आना है। ये मसनूई सारी चीज़ों से, ज़रा केमिकल से हम बाहर निकले। हमारे अपने पास गन्ने का रस जो है वो मौजूद है, जिसको रो कहते हैं, तो रो पीनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है। जो हमारे बहुत सारे असाब और जो हमारा इवन दो कि इसमें ग्लूकोज वाफर होता है, ठीक है, और अच्छा ग्लूकोज होता है जो आपकी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में जो जरूरत है, जरूरत के मुताबिक नस नस में पहुंच के खुलियों तक जो है ना उसको बूस्ट करता है। ठीक है, आपने नस नस में ऐसे पहुंचाया जैसे शायर मोहब्बत पहुंचाता है। वाह, आपके सामने बैठ के तो हमें भी, लेकिन मैं हकीम नहीं होने लगा। अच्छा, ये फरमाइए कि अभी आपने फरमाया कि वो पानी के अंदर काला नमक जो है 2-3 चुटकी डाल लेना। वो जो काला नमक है, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज भी क्या उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जो सफ़ेद नमक है ना उसका प्रॉब्लम है। अच्छा। काला नमक नहीं, 12 नमकियात है मुख्तलिफ किस्म के, तो हमें सफ़ेद नमक तो पहले घरों से निकालना है। ठीक है। इसको तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। पिंक साल्ट हम जो है ना वो घर में खानों में यूज करें। उसका ब्लड प्रेशर से ताल्लुक नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं थोड़ा है। सा और ये जो काला नमक है इसको तो बिल्कुल नहीं है। काला नमक जो है ये तो बहुत अच्छा है, बल्कि इवन काला नमक से मैं एक और चीज यहाँ पे देता चलूं कि कुछ लोग जिनके हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट की पेन बड़ी सीवियर होती है, या पित्ते की दर्द बड़ी शदीद होती है, या मैदे के अंदर दर्द अगर हो जाए कहीं तो वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम वाली होती है, तो या गुर्दे की पेन अगर शुरू हो जाए किसी को तो ये भी बड़ी तकलीफ वाली होती है। तो इसके लिए ये है कि आप अर्क गुलाब का अर्क लें और उसको 1 गिलास या आधा गिलास जो है ना वो उसको तेज जरा गर्म कर लें। तो 1 कप में आप डाल लें, जैसे ये कप है इसमें आपने डाला अर्क गुलाब तेज गर्म कर, ठीक है। तो आप वो जो काला नमक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पिसा हुआ खर्ल किया हुआ हो, और दुपट्टा जो औरतों का होता है ना उसमें से दुपट्टे में से छान लिया गया हो, ठीक है। तो वो हाफ जो चम्मच है चाय वाला वो लेकर आप उसमें डाल के उसमें मिक्स कर लें, ठीक है, अर्के गुलाब में गरम गरम, ठीक है, और फिर उसको हिलाते रहें और एक एक सिप लेके पीते रहें। तो वो अर्क आधा या अभी पूरा नहीं खाली होगा आपका जो भी मग या कप है, तो उससे पहले आपकी दर्द जो है वो ठीक हो सकती है, चाहे वो हार्ट की क्यों ना हो। हार्ट की पेन भी शुरू हो जाए तो फौरी तौर पे ये मतलब, इसलिए मैं ये कहता होता हूँ कि जो काला नमक है ये पीस के पाउडर बना के ये हर घर की जरूरत है, और उसके अंदर ये घर में होना चाहिए कि किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप इससे और ये दर्द में बहुत जल्दी असर करता है, बहुत फायदा पहुंचाता है। ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अभी आपने कहा कि दुपट्टे में छाना जाए, जी, बेगम का दुपट्टा दुपट्टा हो, होता है। हाँ जी, दुपट्टा बेगम का हो या वैसे ही कोई दुपट्टा हो, किसी और का हुआ तो फिर मसला खराब हो जाएगा। अपनी हरकत दर्द बढ़ेगा। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े देर वक्त के बाद वापस आते हैं और जो सवालात आपके जहन में उठते हैं गर्मी में अपनी सेहत को बरकरार रखने के हवाले से, कोशिश करेंगे अगले मरले में उसे भी कवर करें। तो नाज़रीन, थोड़े देर वक्त के बाद
ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और गर्मियों में सेहत के हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए, किन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, कौन सी आदत, कौन सी ग़िज़ाएँ अपनानी चाहिए, इस हवाले से हमने आज के प्रोग्राम तरतीब दिया है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें उस तरह से सहूलत मैसर नहीं है और गर्मी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को, और जिनकी तादाद यकीनन करोड़ों में है, जो कि बाहर काम भी कर रहे होते हैं, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, पैदल सफ़र कर रहे होते हैं, मज़दूर भाई हैं हमारे। ख़ास तौर पे प्रोग्राम हमने आज उनके लिए तरतीब दिया। उसके अलावा तलबा जो हैं वो निकलते हैं पढ़ने के लिए, खेल कूद के लिए, वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। फातिमा साहब जी, मेरा बेगम साहिबा से सवाल है कि इतनी सख्त गर्मी है, उसमें जो एक्नी है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ जो क्लोग पोर्स हैं, मतलब जो बंद हो जाते हैं ना आपके पोर्स गर्मी की वजह से, एक्नी की वजह से, उससे प्रिवेंशन हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप उसके लिए ना गर्मियों में स्पेशली बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे चेहरा धोएं तो एक्नी नहीं होती है उससे। अच्छा, आपका फेस जो है वो फ्रेश रहता है। सेकंड ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो लोग बाहर से आए हैं, स्टूडेंट्स ले लें, मज़दूर तबका ले लें, कोई भी है, वो बाहर से जब आते हैं तो फ़ौरन आके कहते हैं हमें ठंडा बर्फ़ पानी देना, बाहर बहुत गर्मी थी, बाहर बहुत गर्मी थी। उससे क्या होता है कि आपका मैदा जो है ना वो स्टक हो जाता है। जाहिर है ऑर्गन्स भी तो गर्मी हेल कर रहे हैं ना, तो उनमें भी ठंडक जाती है। तो ठंडा पानी ना पिएं। ठंडा पानी ना पिएं। जब वो मैदा सही वर्क नहीं करेगा, तेजाबियत बढ़ेगी, उससे भी एक्नी आएगी। नॉर्मल पानी पिएं, उसकी आदत डालें। जब जितना आप ठंडा पानी पीते हैं, बर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पानी में, तो उससे प्यास बुझती नहीं है, प्यास और लगती जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, एक गिलास पीता है, थोड़ी देर बाद कोई कहेगा एक और देना मुझे, लेकिन हो ठंडा। अच्छा, और अगर आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल करके पी रहे होंगे, अगर नहीं पी सकते नीम गर्म, अगर आप उसे नॉर्मल करके पी रहे होंगे तो आपको किसी हद तक प्यास जो है वो बुझा देगा। अच्छा, अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नीम गर्म, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ठंडे के बजाय बाकायदा नीम गर्म पिया अगर नीम गर्म पिए तो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, हाँ जी, उससे ये है कि आपका सिस्टम जो है ना वो ठीक रहता है और वो फिर फेस पे नहीं आता। गर्मी से जब आदमी आएगा और नीम गर्म पिएगा, नॉर्मल उसे पी महसूस ले। होगा कि मैं कोई नहीं, जो किसी हैप्चुअल है- सजा के अमल से गुजर रहा हूँ। ये भी तो मसला है। अब देख लीजिए कि चाइना, जापान, कोरिया, ये सारे लोग आपको हर वक्त गर्म पानी में मिलेंगे, गर्म पानी पीते हैं। इवन दो कि जब ये सी पैक का हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा था, तो जैकबाबा सिबी वाला जो एरिया है वो आपको पता है कि एशिया का गर्म तरीन खित्ता है। तो वहाँ भी जो चाइनीज़ काम कर रहे थे या कोरियन काम कर रहे थे, इंजीनियर्स या तो वो गर्म पानी करके पी रहे होते थे। वो धूप में पानी गर्म करके रख लेते थे और गर्म हो जाता था, पी लेते थे। और जो हमारे पाकिस्तानी उनके साथ काम कर रहे होते थे, ढूंढते रहते थे, वो ठंडा पानी और फ्रिज और कंटेनर जो उनके रैशी होते थे, उनमें से ठंडा पानी पी रहे होते थे और वो इनको देख के हंसते थे। जबकि ये कहते थे कि ये शायद पता नहीं क्या मखलूक है कि ये गर्म पानी पी रही है, और खुद ठंडा पानी पीते थे और चाय तेज कड़क मांगते थे खुद भी। तो वो चाय का काम जो है वो पानी से लेते हैं। बाकी एक्नी की मैं एक चीज़ और इसमें इजाफा कर दूं कि अगर एक्नी चेहरे पे आ रहा है तो ये हमारे यहाँ जो फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड और ये सारा जो हम ख़ास तौर पे फ्रेंच फ्राइज़ जो शजी आलू के चिप्स हम बाज़ार से ले रहे हैं, खुद घर में माएँ काट काट के दे रही हैं। मैंने आज एक पेशेंट देखा है, और अगर बेगम ने बनाए, सर किसी ने भी बनाए प्रॉब्लम करेंगे। बेगम साहब बाजार से तो चलें ठीक है, अम्मी वाला भी इन्होंने कहा नहीं इस्तेमाल करें, बेगम वाला भी कह रहे हैं। बेगम वाला भी नहीं करता। तो आज मैंने एक पेशेंट देखा है जिसने जो फ्रेंच फ्राइज खा खा के बहुत कसरत से खाई उसने। तो आज मेरे पास पेशेंट आया हुआ था, आंतों का अल्सर और उसके बाद बिगड़ के कैंसर पे पहुंचा हुआ था। अच्छा, तो एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट करता है। डॉक्टर साहब इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है। आलू जो है एक उसको फ्रेंच फ्राइज के बाद एक फ्रेंच फ्राइज जस्ट अ सिंगल पीस। हाँ, एक पीस, एक सिगरेट। दुनिया तो आयरिश और ये अमेरिकन और बहुत सारे ममालिक में तो सिर्फ आलू ही उनकी ग़िज़ा खुराक है और इसी फॉर्म में खाते हैं। सर हमारे यहाँ आलू को देखिएगा पहले कि आलू को खाद कितनी लग रही है, अच्छा, फिर उसके ऊपर स्प्रे कितनी तो है। आलू का कसूर हुआ ना, फ्रेंच फ्राइज का तो फिर कोई कसूर नहीं। तो वही खा रहे हैं ना, नहीं उसी आलू का ही हम खा रहे हैं। नहीं, मैं ये बात वाकई समझ रहा हूं, चूंकि फ्रेंच फ्राइज तो कहीं पे भी यानी कि ठीक है वो तले जाते हैं, यहाँ तक तो ठीक बिल्कुल होता है, है। मगर अब आप ये कह रहे हैं कि एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट है और एक कप चाय जो है वो 16 से 32 सिगरेट के बराबर इफेक्ट है। आपको लगता है इसको मानेंगे लोग और मेडिकल साइंस और ये सारे? सर ऑलरेडी ये बातें प्रूव्ड हो चुकी हुई है ना, उसको भी देखना हमें। नहीं, कोई रिसर्च है जी हमारे बिल्कुल है इस पे तो ये चीज़ें वायरल हो चुकी हैं, अब तो रिसर्च पेपर आ चुके हैं इसके ऊपर कि हमें इसको देखना है।
नहीं, आप ये कोई देखिए- हवाला दे सकते जी, हैं आप? हमारे यहाँ इस वक्त जो खाद है, हाँ, जो खाद है, यूरिया वगैरह जो भी हम डालते हैं, 1 एकड़ फसल जो भी होगी पूरे साल में 2, 2.5, 1, 1.5, 2, 4 बोरी खाद लगती है। आलू वाहिद ऐसी फसल है जिसको 10, 12, 14 बोरी खाद लगा देते हैं, इसलिए कि वो आलू जो है जो छोटे साइज में रह जाते थे। आपको याद होगा कि जब हमारा बचपन था तो छोटे छोटे गोल आलू आया करते थे और माएँ उसको सिम उबाल बॉल कर, की तरह। हाँ, उबाल बड़े कर भी उसको होते थे पकाया मगर, करती हाँ, थी। जी। अब वो जो छोटा सा आलू था वो भी इतने इतने बड़े साइज का हो गया हुआ है कि पैदावार उसका वजन बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो इफेक्ट उसका जो है वो उसके अंदर से जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी तक आ रहा है। जैसे चावल है, नहीं, वो तो फिर आप खाद की बात कर रहे हैं ना, वो तो हर गिजा में फिर कहीं कम कहीं ज्यादा पाई जा रही है। लेकिन इसको तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना, अच्छा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो आलू में प्रॉब्लम नहीं है, जिन ममालिक में या जिस जगह आलू में खाद का इस्तेमाल जो है जो उसकी ऑर्गेनिक उगाने आलू में बना ज्यादा- रहे हैं उसमें इशू कोई, आपका ये कहना है कि चूंकि खाद ज्यादा इस्तेमाल होती है उसकी उगाने में, इसलिए वो नुकसान है। इसलिए नुकसानदेह। अच्छा, तो और अगर वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं, अगर ऑर्गेनिक हो तो फिर इशू नहीं है, लेकिन अच्छा। ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखें तो ऑर्गेनिक बहुत कम है, ज्यादा आपको ये वाले मिलेंगे। तो उसकी वजह से जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी थी, जो तपेदिक जिसको कहते हैं, टीबी जिसको कहा जाता था, वो दुनिया में फिर वापस खासतौर पे पाकिस्तान में फिर लौट आई है, जो कि बिल्कुल एक वक्त आया था कि वो काफी हद तक खत्म हो चुकी हुई थी। तो उसके पीछे भी ये चीजें हैं, चूंकि किसी भी चीज का कसरत से इस्तेमाल जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना हम शायद उसको तो बना ये जो आप कह रहे हैं इसमें तो खीरा जो है उसको भी बहुत खाद लगती है, बहुत पेस्टिसाइड्स लगती है। लेकिन देखें शाह जी, खीरा जो है वो साल में सिर्फ आपको गर्मियों में 2 महीने या 2-2.5 महीने के लिए आपको सही वाला देसी खीरा मिलेगा। अगर वो सही देसी खीरा आपको मिले तो आप उसको भी काट के पानी में डाल के तो आप पानी इनटेक कर सकते हैं उसका। लेकिन हमारे यहाँ जो 12 महीने आपको खीरे मिलते हैं वो ग्रीन कलर के, वो तो खीरा नहीं है, वो तो उसके अंदर तो बजाते खुद पानी बहुत ज्यादा है, वाटर लेवल, और वो बेशुमार मसाइल पैदा करता वो भी आप समझते हैं इसी आलू की तरह मुज़िर है? है, नुकसानदेह है, वो नहीं लेना चाहिए उसके लिए। तो फिर क्या रह जाता है पीछे? सब में खाद है, सब में पेस्टिसाइड है, बात तो ठीक है आपकी, मगर फिर कैसे आदमी देखें, रखूगा? आपके पास अभी भी खाने को इन दिनों में आप देखें सीजन में, जो हमारे यहाँ गर्मियों में जितनी गर्मी ज्यादा, पाकिस्तानियों के बाद तो गम ही रह गया खाने को बस। वो तो बहुत खाली है। अब उनको जो खाना है ना, गम से दर्द पीते हैं और गम खाते हैं। अब गम से निजात के लिए उनको जो है ना वो कद्दू का मिल्क शेक पीना है, या कद्दू का जूस पीना है बना के। तो कद्दू भी तो जमीन से आ रहा है, वही खाद है, वही सब कुछ। वो जो है ना वो अलग होता है। ये अलग बात है कि जब वो खाद लग रही है तो आलू की फसल में कद्दू कोई नहीं उगा रहा, और जहाँ कद्दू उगा रहे हैं वहां आलू कोई नहीं उगा रहा। नहीं, ये मगर खाद तो different लग है। रही है ना। खाद तो जमीन को लग रही है, हमने तो अपनी जमीन को तो बंजर कर ही रहे हैं ना, उसको तो उसके साथ तो हम पूरा खेल चुके हुए हैं। चाहे वो देर से आए, फर्क आता है, लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर हम स्प्रे कर रहे होते हैं वो जरा फर्क है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तो कद्दू भी तो उसी अमल से गुजर रहा है ना। ठीक है, खाद थोड़ा कम लग रही होगी। खाद कम होगी, फर्क उतना कम होगा ना। अच्छा। अगर खाद ज्यादा होगी तो मसाइल ज्यादा होंगे। अच्छा। तो हमारे यहाँ ये भी एक बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे जो है वो खाद को लिया गया, किसी दौर में आया, और उसके बाद आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ बीमारियां और उसके मसाइल कितने हुए। हमें किसी ने इस बात में धकेला कि आप आबादी बढ़ रही है और अपने वसाइल जो है वो आपके कम हो रहे हैं, खुराक कैसे पूरी करेंगे, और उसके चक्कर में वो बीमारियों और मसाइल को किसी ने बिगाड़ा, क्योंकि कोई दवाइयां बेचना चाहता है और बीमार रखना चाहता है। तो हमें अपने आप को बचाना है। कद्दू जो है आप कह रहे हैं उसका शरबत पिया जाए? कद्दू जो है वो आपको कद्दू सब्जी वाले से मिलेगा। और ये मेरी रेसिपी इतनी वायरल हुई है और लोगों ने पूरी दुनिया में इसको लेना शुरू किया। अब लाहौर के अंदर कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देखी है कि एक ये जो जूस कॉर्नर वाला है उसने कद्दू का मिल्क शेक बेचना शुरू किया और उसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो कद्दू बहुत अच्छी चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसको जो है वो इस्तेमाल किया। तो आप एक छोटे साइज का कद्दू, जैसे आजकल आड़ू आए हुए हैं, इतने के साइज के छोटे भी मिल जाते हैं, उसको लाएं, उसको धो लें और छिलका नहीं उतारना, और उसके बाद उसको मोटा मोटा काट के जूसर में डाल दें, 1 गिलास दूध डालें और उसको शेक कर दें, तो कद्दू का मिल्क शेक तैयार हो गया। अगर आप दूध में नहीं लेना चाहते तो फिर आप 1 गिलास पानी डालें और उसमें
आपने 5 दाने काली मिर्च डालनी, ठीक है। और उसके बाद 2 या 3 टहनी आपने पुदीने की पत्तों समेत उसके अंदर डाल दें और उसको शेक कर लें, तो वो पानी में आपका उसका जो है वो जूस तैयार हो गया और बहुत कमाल का है। ठीक। और ये गर्मियों में इसके क्या फ़वाइद हैं? गर्मियों में इसके फवायद के ये आपके जिस्म को, आपके दिल को, आपकी रूह को ठंडा करेगा। ठंडक भी देगा, ताजगी देगा। ठीक है। ठंडक वो नहीं जो जैसे हमको ठंडी चीजें खा रहे ठीक है, होते हैं। मैं ताज़ा इसकी- करेगा, इसकी हाँ। ताज़ा रखेगा और आपको फील होगा कि हीट नहीं है। हीट नहीं है। और ख़ास तौर पे ये जो जिगर के पेशेंट्स हैं जिनको हेपेटाइटिस है, जिनके लिवर फैटी हुए पड़े हैं, उनके लिए तो बहुत कमाल के। ये आजकल यंगर जनरेशन में भी अर्ली 20s और 30s में भी फैटी लीवर बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो जो जिसका आप इस्तेमाल बता रहे हैं कद्दू के मिल्क शेक का, ये फैटी लीवर वालों के लिए भी मुफीद साबित होगा? बहुत अच्छा है उनके लिए भी, जो कि ये फैटी लिवर होगा तो LFTs जो हमारे लिवर का फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। हमारे SGPT, SGOT, अल्कलाइन फास्फेट, बाइलिरुबिन और गैमा GTs वगैरह ये सारे जो है ना वो बढ़ जाते हैं, डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो उनके उसमें भी बहुत अच्छा है, यरकान के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, सिंपल जॉइंटिस जिसको कहते हैं। और अगर उसके बाद हेपेटाइटिस A, B, C, D, E वगैरह हो चुका हुआ है तो उसमें भी बहुत कमाल का है। वैसे जमील साहब, ये फैटी लिवर क्या है? उसमें यह है कि जो जिगर फैटी मतलब होता है फैट, उसके ऊपर फैट आपके ज्यादा आ रहा है, जिगर के ऊपर तय बतय उसमें जमा होना शुरू हो गया। उसकी वजह और नताइज क्या है? उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो हमें खाना जो है वो जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात जारी किए हैं, और रमज़ान ख़ास तौर पे हमें जो वो 1 महीना सिखा के जाता है हर साल कि शाम को आप खाना कितने बजे लेंगे, यानी अफ्तारी। और अफ्तारी कितने बजे होती है? सूरज गुरूब होने हाँ, पे, मगरिब लेकिन अंधेरा आने पे नहीं। तो हमें अंधेरा आने से पहले पहले खा लेना है। ठीक है। अगर हम फर्ज करें कहीं भी बैठे हैं बाहर, इस तरह विंडो में देखते हैं और बाहर अगर स्याही शुरू हो गई है तो उसके बाद खाना पीना बंद कर दीजिए, फिर अगले दिन सुबह सूरज निकलने दें। अच्छा। हम रात को देर तक खाते रहते हैं और देर तक खाने की वजह से हमारे यहाँ लिवर फैटी हो रहा है, यंगस्टर में खास तौर पे। और ये तो जो रात को डीलें शुरू होगी ना, लोग रात को इस वक्त देखते हैं कि 12 बज रहे हैं, 11 बज गए, 12 बज रहे हैं, अब डील जो है ना वो नीचे आ गई है, क्योंकि उनका माल अब बिक नहीं रहा, तो वो चाहते हैं कि जब थोड़ा सस्ता करके बेच दो। तो देर से खाना जो है वो फैटी लिवर का एक वो सबब है। फैटी लिवर का सबब बनता है, और वो फैटी लिवर जब होना शुरू हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल, यानी अम्ले इस्तेहाला जिसको कहते हैं, कि कम जो हो कुछ जाएगा। आप खा रहे हैं उसमें से जो कुछ पॉइजन्स और चीजें ऐसी हैं, या ब्लड बार बार जब वो आपकी बॉडी में सर्कल करता है Purify तो कर रहा है उसमें उसे। प्योरीफाई जो करना है वो नहीं होगा। तो जिसकी वजह से स्किन से लेकर आपकी बॉडी के अंदर तमाम ऑर्गन्स और बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर जो गुदा होता है वहां तक आपके लिए बेशुमार मसाइल का जरिया बनता है। तो हमें इससे जो है ना वो अवॉइड करना है और टाइम से खा लें। दूसरे बताइएगा कि जो गर्मियों में अगर कोई शख्स फैटी लिवर में मुब्तला है और उसके आर्जे में मुब्तला है, उसको किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? गर्मियों में शाह जी वैसे भी ना जो हमारे यहाँ चटपटी चीज़ें हैं, मुरगन ग़िज़ाएं हैं, इनसे ज़रा हमें अवॉइड करना है। ठीक है। तेज़ मिर्च मसाला जात से, और ख़ास तौर पे ये जैसे ख़वातीन बाहर जाती हैं ना कोई शॉपिंग करने या किसी भी काम के लिए, तो इनको पहले होता है कि किसी भी बाजार में दाखिल हुई हैं तो ये कहती हैं कि इधर दही भल्ले वाला है, उधर फ्रूट चाट वाला है। ये कहते हैं कि पहले कुछ खा लें, बाकी फिर शॉपिंग, विंडो शॉपिंग जो भी है बाद में। तो वो भी तो यही करते, वो अपने तौर पे जो मसाला डाल रहा है वो तो ठीक है, जितना भी उसने डालना है। अब उसके बाद ये कहती हैं ये भाई थोड़ा सा और डालना है, तो वो फिर गुस्से में ना पूरा प्याला ही आगे कर देता है कि जितना डालना है डाल। तो आपको तो कह नहीं सके, इन्होंने कहा मर्द हज़रात भी तो ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल मर्द हज़रात भी ऐसे ही हाँ। करते हैं। जितनी तेज चीजें हम इस तरह की इनटेक करेंगे उतना ही हमारे जिस्म के अंदर गर्मी, खुश्की का, तेजाबियत का एलिमेंट बढ़ेगा, और उस इजाफे की वजह से हम बेशुमार मसाइल का शिकार होंगे जो गर्मियों में खास तौर पे पेशाब का जल के आना, पेशाब का गर्म आना, और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के आना, और बाद दफा उसमें जलन का शुरू इसका होना। सबब क्या होता है? यही चीजें जो अभी हमने डिस्कस की। ये तो चीजें हो गई, लेकिन क्या जिगर की वजह से है? जिगर की वजह से है, मैदे की तेजाबियत की वजह। इसका हल क्या है? इसका हल सर जी बहुत ज़बरदस्त ही है कि आप ख़ासतौर पे जिनके UTI प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या बर्निंग होती है, या पेशाब जल के आता है, गर्म आता है, या रुक रुक के आता है,
इनको चाहिए कि ये गर्म पानी में शहद डाल के तो उसको जो है वो नीम गर्म ज्यादा से ज्यादा दिन में इनटेक करें। ये भी बहुत अच्छा है। अब अगर सवाल पैदा होता है, अगर कोई यानी कि डायबिटिक है, शुगर का मरीज है, जो शहद है अगर वो सही शहद है तो उसमें शुगर कम है एज पर कंपेयर टू एक सादा रोटी। जो वो दिन में रोटियां तो वो 3 या 4 खा जाता होगा और वहां से शुगर ज्यादा बन रही है, और यहाँ जो शहद है इसके अंदर शुगर फ्री है। वैसे ही नेचुरली बाय नेचुरल शुगर फ्री। आप कह सर रहे हैं 1 टेबल स्पून भी डाल ले तो कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा। एक टेबल बालों की तो स्पून बहुत शहद, ऊपर होती है ना जमील साहब, 300 है, किसी की 250, कोई मसला 350, नहीं। 400। 1 टेबल स्पून शहद जो है ना, अच्छा, वो अगर हम लेते हैं तो उसमें 0.4% शुगर है, और अगर हम एक रोटी खालस गंदम के आटे की बना के खाते हैं तो उसमें 4.4% शुगर होती है। आदमी यूं भी एडजस्ट कर सकता है कि उस दिन और जो शुगर की चीजें ली हैं उसको फिर कम कर दे, इसका इस्तेमाल कर ले ताकि वो शहद की वजह से शुगर नहीं आई। अच्छा, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। अगले मरले में हम जमील साहब से और बेगम साहबा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, जैसे अभी जिगर के मरीज़ों का जिक्र हुआ, मगर जो लोग दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, अगर उन्हें शुगर है या किडनी के अमराज में मुब्तला हैं, क्योंकि किडनी के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा आप कसरत से पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और एक ख़ास मिकदार में इस्तेमाल करना भी चाहिए, और गर्मी की वजह से पानी का इंटेक भी ज़रूरी है। तो कैसे एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जाए सेहत के लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे जमील साहब से और बेगम साहबा से। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जमील साहब, मुझे अब ये जानना है कि ये जो हर दूसरे चौथे घर में एक आध मरीज़ होता है, दिल के जो मरीज़ हैं, किडनी के गुर्दों के अमराज में जो मुब्तला हैं लोग, फिर ब्लड प्रेशर का हमने जिक्र किया, और शुगर का, उनको क्या ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए, किन ग़िज़ाओं में एहतियात करनी चाहिए कि गर्मियों में कम से कम इजाफी सेहत का मसला जो है उन्हें ना हो। मगर उससे पहले मुझे बताइए कि ये जो सदियों से चला आ रहा था हमारे तुख्म बलंगा और ये सब, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? तुख्म मलंगा जो है वो भी ठीक है, उसको लेना चाहिए। बस कुछ उसमें प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके, बर्फ़ डाल के, अच्छा, पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा करके पीना शुरू हो गए। तो जब भी आप कोई ठंडी चीज़ इनटेक करेंगे, सबसे पहले आपका मैदा ठंडा, और उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी के फ़ौरन असाब ठंडे हो जाएंगे, और आपने देखा फिर फ़ौरन सर दर्द आ जाता है। सर दर्द आएगा, जोड़ों में दर्दें, पट्ठों के मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो वो ठीक है, वो भी लेना चाहिए। उसमें अगर आप ये कह रहे हैं कि सादा पानी मिले, सादा पानी में नॉर्मल, मतलब अगर ठंडा भी पीना है तो आप या तो कुएं का पानी लें या नलके का पानी लें, हैंडपंप का, या आप घर में घड़ा रखें और घड़े का पानी जो है वो इस्तेमाल कर लें। अगर आप ठंडा भी करना चाह रहे हैं तो घड़े से पानी लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, नेचुरल वे से। मतलब कितनी मिकदार में तुख्म बलंगा लेना चाहिए? सर ये तो एक अगर जग पानी हो तो, या 4 गिलास पानी हो तो उसमें 1 चम्मच छोटा चाय वाला जो होता है वो बहुत होता है, क्योंकि इसको पानी में, थोड़े पानी में डाल के इसको आप भिगोएंगे, वो फूल जाता है। इसका इस्तेमाल किस वक्त करना चाहिए? ये इस्तेमाल आपको दोपहर में आपने देखना है, क्योंकि शाम और रात ना हो। अच्छा। दोपहर का टाइम जो होता है ना, 11-12 बजे से लेके 2-3 बजे का, 4 बजे तक का, ये जिसमें सूरज पूरी आबोताब के साथ अपने, यानी आफ्ताब सब जब पूरी जोबन पे होते हैं, उस वक्त ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जैसे हमारे मजदूर भाई या बाहर जो भी शख्स है वो अपने साथ भी कहीं पुड़िया की शक्ल में रख सकता है, जहाँ पानी पीने लगे वहाँ अपने थोड़ी देर कर सकता है, थोड़ी देर आप उसको भिगो दें, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो किसी दौर में कांजी का इस्तेमाल होता था। अब कांजी जो है वो भी काफ़ी हद तक, चूँकि हमने ट्रेंड चेंज कर लिए ना, हम चले गए सारे आर्टिफिशियल जो मशरूबात, मसनूई बनी हुई चीज़ें हैं उनकी तरफ गए, तो फिर हमारे यहाँ वो जो मशरूबात थे हमारे अपने, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं तुख्म बलंगा और कांजी, इनके असरात क्या होते हैं? तुख्म मलंगा जो है ये भी बहुत अच्छा है हमारी बॉडी पे, सेहत के लिए, गर्मी के सीजन के गर्मी के लिए अच्छा। और उसके बाद प्यास में कमी लाता है, प्यास में भी कमी लाता है, और उसके बाद आपके चेहरे को, आपकी बॉडी को, स्किन को, खास तौर पे स्किन सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर जो इन्फेक्शंस होती है उसको ख़त्म करते हुए स्किन को ग्लो भी करता है। अच्छा। और उसी तरह से हमारे यहाँ जो जैसे कांजी है वो जिगर के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, जिगर के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह से फिर हमारे यहाँ ये जो इमली और आलू बुखारे का शरबत बनता होता था, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको भिगोया जाता था। फिर एक और चीज़ जिसको शायद हम यहाँ पे बिल्कुल ना अगर हम डिस्कस करें तो ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि वो इधर बहुत पसंद है, वो है
कि बादाम की गिरियां रात को भिगो दी जाएं और सुबह उनको खशखाश में रगड़ के जो सरदाई बनती है, वाह वाह वो सरदाई फिर बना के देनी पड़ती है ना जी, वाह वाह। तो वो बहुत अच्छी कमाल की चीज़ है और तो वो आपने लेनी चाहिए। कहा ये अभी बीच में कि इनको पसंद है, फिर आपने कहा कि बना के देनी पड़ती है, तो ये तो तय हो गया कि आप फिर बेगम साहबा के लिए जाहिर ही बात बनाते हैं। है, वो तो कोई भी होगा तो जो डंडा चलाना है ना उसको रगड़ने के लिए वो वो औरतों तो के जमील पास- साहब भी चाहिए उसको। वो जाहिर है। जैसे फर्माबरदार शौहर हैं आपके, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? दोनों एक फर्मा बरदार एक दूसरे के, हाँ। तभी नींद रही है। अच्छा, ये अगर फर्ज करें कि कोई नहीं बना सकता ना, तो ये आप नहीं, क्यों नहीं बना सकता? शौहर बना सकते हैं, जैसे कि आपने कहा। सर, लेकिन जो नहीं बना सकता अब हर आदमी तो उनको- जमील उनको महरी नहीं होता। वो हर घर में तो वो नहीं होगा। उसके लिए ये है कि आपको आजकल मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर अगर आप जब निकलते हैं तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे सरदाई वाले मिलेंगे जी। मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर। कहीं ना कहीं आप जब लॉन्ग ड्राइव कर रहे होते हैं, जीटी रोड्स कोई भी ऐसा हो, जी। तो बल्कि उन्होंने टेंट वेंट लगा के तो बड़ा इधर उधर पूरा वो झंडियां और इस माहौल तरह बनाया का होता है। माहौल बनाया होता है। वो ऐसे लगता है जैसे किसी दरबार से गुजरना है। तो वो पूरा वहां पे आपको जो है ना वो ये भी चीजें मिल जाएंगी पीने को। और इसके असरात, इसके फवाइद क्या हैं गर्मियों में? इसके फ़वाइद ये हैं कि ये आपको ताजगी अच्छा, और आपको फ़रत बख्शता है, सुकून दिलाता है। खफकाने कल्ब जो होता है ना, ठीक है। दिल की हार्ट बीट और उसके अंदर जो मसाइल, उसको ज़रा अच्छा रखता है। जो गुस्सा चिड़चिड़ापन जो आता है बंदे के अंदर, उसको ज़रा अपनी जगह पे नॉर्मल सतह पे रखता है। और उसके आप तो बाद सुबह सुबह बना के देते होंगे बेगम साहब? इसीलिए तो सारा दिन अच्छा हमारा भी, घर में बच्चे अच्छे, हम बाहर अच्छे, लो बेगम सरदार जी। पियो और एंजॉय कर। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीना, ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये उल्टा आपके जोड़ों में मसले भी शुरू कर देता इतनी ठंडक कर देते है। इतनी ठंड। तो एक आध गिलास दिन में? जी बिल्कुल ऐसे। जी, मेरा तो ये सवाल है कि भी जो कद्दू का इस्तेमाल जिगर के हवाले से मुफीद है, ऐसे ही स्किन की हाइड्रेशन और ग्लो के लिए, क्योंकि बहुत डल हो जाती है स्किन गर्मियों में, तो उसकी ग्लो के लिए कौन सी जूसेस और मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिल्क शेक जो उन्होंने आपको बताया कद्दू का, खुबानी का मिल्क शेक का इस्तेमाल करें। अच्छा, वो भी ठीक है। बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर ये स्किन के लिए आप कह रहे जी हैं? स्किन के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस जो है वो बहुत ग्लो करे, तो अभी जैसे जिक्र हो रहा था तुख्म लंगे का, तो उसमें ये है कि उसको रात को आपने ना ओवरनाइट भिगो दें 1 चम्मच, और उसके बाद उसके जो सीड्स है ना वो लैदा हो जाएंगे और उसका वो जो बाकी गूदा सा है ना वो लैदा हो जाएगा। उसके अंदर आप 1 चम्मच दही डाल लें और उसके बाद उसके अंदर आप अर्के गुलाब डाल लें। वो मिक्स करके एलोवेरा जेल डालें 1 चम्मच, तो वो मिक्स करके आप फेस पे लगाएं, उससे आपका ग्लो भी सही रहेगा और महकेगा भी, और क्योंकि महकेगा अर्के भी। गुलाब डाला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। उसका स्प्रे अर्के गुलाब का तो वैसे ही स्प्रे करते रहें फेस पे, गर्मियों में ना बहुत अच्छा रहता है आइज के लिए, क्योंकि मोस्टली शोबे चशम जो है वो इन्हीं दिनों में ही आता है। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हैं गर्मियों में आता है, आंखें खराब होती हैं लू की वजह से, गर्मी की वजह से। आप। उससे फिर बचाव की क्या सूरत है? तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अर्के गुलाब का जो है ना वो स्प्रे आंखों में करते रहें। आपने देखा होगा बोटल्स हैं उनके अंदर स्प्रे होता है, वो पफ कर उसको लें आप यूं करते करके। हैं, हाँ जी, और ये बेगम साहबा बीमारी में मुब्तला होने से पहले आप कह रही हैं? हाँ जी, प्रिकॉशंस हैं, Precautions आप ये करें, ज़रूर करेंगे अपने फेस की ग्लो के लिए भी, क्योंकि सर्दियों में हम लोग अंदर रहते हैं, धूप कम होती है, तो उसकी वजह से फेस जो है वो निखरता है। ठीक है। गर्मियों में ज़रा झुलस जाता है, जिसे आम लफ्ज़ों में कहेंगे ना, जो आम लोग भी इस लफ्ज़ को समझ जाएंगे, झुलस जाता है। तो उसके लिए ये है कि आप बर्फ़ लेके उसका मसाज करते रहें चेहरे पे। आप बैठे हैं, कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप फ्री हैं, तो उसका मसाज कर लें। और जो मैंने आपको बताया है वो तुख्म लंगे का, वो बना के पेस्ट वो आप लगाएं, बहुत अच्छा है। सत्तू का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, सत्तू भी बहुत तकवीत देता है दिल को। और जो लोग बाहर से होकर आते हैं, बजाय इसके आके ये कहें कि हमें ठंडा पानी दिया जाए, अगर उन्हें सत्तू बनाकर दे दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है उनके लिए उनके लिए। ज़्यादा जी बेहतर है। जो स्किन ऑयली हो जाती है गर्मियों में और इजाफी ऑयल आ जाता है स्किन पे, उसके लिए बेसन से मुंह धोएं। अच्छा, उससे जब आप बेसन से मुंह धोएंगे, सिंपल बेसन ले लें, अगर उसके अंदर आप डाल लें अर्के गुलाब, उसकी पेस्ट बना के उसको थोड़ी देर आप फेस पे लगा दें, तो उसके बहुत से बेनिफिट्स आ जाएंगे। अच्छा जमील साहब, अब ये बताइए कि जो लोग किडनी के मर्ज़ में, गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, उनको पानी का इस्तेमाल और गर्मियों में क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या खुराक लेनी चाहिए,
कितनी मशरूबात का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना गुरेज करना चाहिए? अच्छा, इसमें एक तो चीज़ ये है कि अब तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है, बल्कि वो जो सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने जूनियर्स को ये बाकायदा वीडियोस में कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे कि आप बिल्कुल मरीज का पानी बंद ना करवाएं। अच्छा, इसलिए कि जो फिल्ट्रेशन होनी है उसकी गुर्दों की, शाह जी गुर्दे जो है ना उसमें दोनों में 20 लाख फिल्टर तकरीबन अल्लाह ने दिए हैं नेफ्रॉन्स, और हर आधे घंटे के बाद खून हमारा साफ होने के लिए इसमें पहुंचता है, और हर आधे घंटे बाद जब वो साफ होने के लिए जाएगा तो पानी की जरूरत है, और वो फिर बाद में पेशाब की शक्ल में भी उसने निकलना है। आजकल गर्मी है, गर्मी में हमें जिनको आम दिनों में सर्दियों में पानी कम पी रहे थे, गर्मी में उनको पानी उससे डबल कर लेना चाहिए, इसलिए कि पानी पसीने के रास्ते भी निकल रहा है और उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर भी जो है वो खुद ब खुद भी जो है वो बर्न हो रहा है। ठीक है। जो सेहतमंद आदमी है उसको कितने गिलास पानी पीने चाहिए? सुबह 8 बजे से लेके आप या 7 बजे से लेके सुबह रात 10 बजे तक? सुबह उठने से लेके रात सोने तक कम से कम जो एक नॉर्मल बंदा है ना उसको 12-14 गिलास पानी जो है वो एक दिन में ले लेना ठीक है, चाहिए। तो इसका या मतलब है तकरीबन अगर हम गिने हर नहीं- घंटे में 1 गिलास? हाँ, हर घंटे में 1 गिलास पानी जो है वो लेना चाहिए, चाहे ये गर्मियां हो या सर्दियां हो, हर घंटे में। ओके। सर्दी में भी हमें लेना है, क्योंकि सर्दी में अगर पानी नहीं लेते तो हमारी स्किन जो है ना वो उल्टा ड्राइनेस और वो मसले आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि प्यास नहीं लगती ना प्यास सर्दी नहीं में लगती, कंपैरेटिवली, इस तो वजह लोग समझते हैं जी, जरूरत ऐसे, नहीं है, बिल्कुल। मगर आपका कहना है जरूरत उतनी ही है। जरूरत उतनी है। ओके। अब जो लोग गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हैं, हम यूं तस्वुर कर लेते हैं जी, हम अगर इस सवाल को यूं लें कि जो इब्तदाई गुर्दे के अमराज में है, जैसे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज में आ गए मगर स्टेज 1 है या 2 है, बिल्कुल। उनको कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए? शुरू वाले जो स्टेज 1-2 के उनको तो पानी कसरत के साथ दबा के पीना चाहिए, खासतौर पे जिनके गुर्दों में पथरियां लेकिन या असर उसके नहीं मसाइल, पड़ेगा? उसको कुछ नहीं होगा। अच्छा। ये आएगा जब हम स्टेज 3 या 4 पे हैं, जब किसी के डायलिसिस हो रहे हैं, खून साफ हो रहा है, तो उस वक्त उनको चाहिए कि वो भी कम से कम कुछ 6-8 गिलास पानी तो एक दिन में सुबह उठने से रात सोने लेकिन तक बेहतर नहीं उनको कि फिर पीना भी चाहिए। अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से जरूर पूछते रहें वो? सर, जो अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो तो पानी पीने की बात कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन बात बीच में ये है ना कि एक तो वो डाइट की जो बुक है खुराक की, वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आपका मशवरा तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे और दुरुस्त भी होगा, जो आपकी महारत है, मगर उसमें एक फ़र्क ये है ना कि बहुत सारे लोगों को उसमें पेचीदगियाँ भी होती हैं। किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है मगर उसके साथ पथरी है, किसी को पथरी नहीं है, किसी को इन्फेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो मेरा मैंने वही डिवीजन दी ना कि जो स्टेज 1-2 के हैं वो तो पानी नॉर्मल तरीके से पिए, जितना मर्जी पिए, उसका इशू नहीं। जिनके जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको पानी जो है वो करना चाहिए कि वो ज़रा 6-8 गिलास पानी सारा दिन में ले सकते हैं। अच्छा। वो कम पिएंगे। दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में शायद वो दे चुके हैं इस बात को कि जो किडनी के डायलिसिस के एंड स्टेज पे पहुंचे हुए हैं या जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका हुआ है या ट्रांसप्लांट की तैयारी में, तो उनके लिए हमने ये बताया था कि एक मिट्टी का घड़ा लें, उसके अंदर उबला हुआ या फिल्टर वाला पानी डालें, 1 पाव अंगूर के पत्ते डालें और 10 ग्राम कलमी शोरा और 10 ग्राम जौ खार डालें और उसको उसमें हिला के मिक्स करके उसको 6 घंटे पड़ा रहने दें और 6 घंटे के बाद वो ये पानी पिएंगे तो इनके अपने गुर्दे जो है वो वॉश होना शुरू हो जाएंगे इस पानी के थ्रू। क्योंकि जो डायलिसिस होता है वो खून साफ हो रहा होता है, वो गुर्दे वॉश नहीं हो रहे होते। तो इसलिए इनको ये वाला पानी घड़े वाला पीना चाहिए। जितना पानी घड़े से निकालें पीने के लिए, उतना उबला हुआ या फिल्टर वाला पानी उसके अंदर और साथ साथ डालते रहें। ये फरमाइए कि ये पूरी दुनिया में ये जो पथरी हो जाती है गुर्दे में, उसके एक तो जो मेडिकल साइंस है उसके ज़रिए उसके इलाज हैं और दवाई आप लेते हैं, उसके अलावा देसी भी बहुत सारे लोग इलाज करते हैं और उसके बड़े फ़वाइद भी हैं, यानी कि कोई ऐसा नुकसान सामने नहीं आता, चूँकि ग़िज़ाई इलाज होता है बहुत सारा। आपके पास कोई ऐसी तजवीज़ है? देखें, पथरी अगर बनती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप वो निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मकई का सेट्टा होता है, भुट्टा जिसको कहते हैं, उसके आगे आप देखते हैं जो गोरे गोरे बाल होते हैं उसके आगे छल्ली के, वो बाल 2 को निकाल लिए जाएं सिट्टों में से और उसको आप 2 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के आप उसको उबालना शुरू कर दें। जब वो 2 गिलास का 1 गिलास पानी रह जाए तो उसे नीचे उतार लें, उसको छान लें और उसके बाद आप उसमें 15-20 कतरे कलवंजी का तेल डालें और उसको नीम गरम जो है वो आप पीना शुरू कर दें। अगर मीठा करना हो थोड़ा सा तो शहद डाल लें, ना भी करें तो कोई टेस्ट इतना उसका कोई वो कड़वा या बद जायका नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है इसमें गुर्दे में से पथरी निकालने के लिए। उसके बाद
खरबूजा है जो हम आजकल भी बहुत आम है, हम खरबूजा खाते हैं, तो खरबूजा खा के जो उसका छिलका है इसको फेंकना नहीं चाहिए। अच्छा, आजकल गर्मी में भी ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, सबके लिए, और खास तौर पे जिनके गुर्दे में पथरी हैं उनके लिए भी, और जिनके बार बार बनती हैं उनके लिए भी, कि खरबूजे के जो छिलके हैं उनको पानी में डाल के उसको उबाल कर उसका भी पानी जो है वो बनाकर छान के और उसमें भी करवंजी के तेल के कतरे डाल के जो है वो पिया जा सकता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये फौरी असर करती हैं एक आध दिन में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, या कुछ वक्त लेते हैं? ये डिपेंड करता है कि गुर्दे के अंदर पत्थरी का साइज कितना है, तोड़ने में या उसको निकालने में, उस पे, लेकिन निकलना शुरू हो जाती हैं, आ जाती हैं, खत्म हो सकती हैं। उसके बाद फिर है कि स्कंजबीन का इस्तेमाल है, कि हमें स्कंजबीन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो बहुत कहते हैं, गर्मियों में भी है, और खास तौर पे जिनके बार बार पत्थरियां बनती हैं या उनके गुर्दे में पत्थरी है, तो वो एक पानी की बोतल लें और उसके अंदर जो है वो जरा नींबू का रस थोड़ा सा ज्यादा निचोड़ लें, और नमक जो वो काला जिसकी हमने बात की वो उसमें डालें। जैसे और आप ये कह रहे हैं कि 1.5 लीटर पानी की बोतल जी, और कितने उसमें 3-4-5 उसमें 3-4-5 लेमन आपने निचोड़ ली और निचोड़ दें, अच्छा कर लें, और उसमें काला नमक वो जो हमने बात की थी पिसा हुआ, वो पाउडर नमक, वो उसके अंदर कोई मतलब अगर 1.5 लीटर है तो उसमें आप आधा चम्मच चाय वाला उसमें वो डाल दें, ठीक है, तो उसको जरा अच्छी तरह शेक कर लें, और वो पानी अगर आप पियेंगे तो वो भी पत्थरी निकालता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। अभी आपने फरमाया कि वो जो भुट्टा छल्ली जो होती है उसके जो गोरे गोरे बाल होते हैं, अगर वो भूरे हों तब भी यही इसका नतीजा बराबर थोड़ा होगा? हद तक तो शायद चल जाएगा, लेकिन अगर भूरे ज्यादा हो या ब्लैक हो तो फिर उसका असर उसमें नहीं रहेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस हवाले से उसको देखना है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा इसके लिए अगर सर्दियां हो तो उस दिनों में आपको, या आज भी अभी भी मिल जाएगा आपको, चूंकि इन दिनों में तो हमें खुद जाके कहीं खेतों से देखना पड़ेगा। सर्दियों में ये चीज जो मैं बताने लगा हूँ, बाथू, जी जी, ये सर्दियों में तो साग के साथ आम होता है। क्या बात है। तो बाथू लेके उसका 50 ग्राम वजन लेके तो उसको बारीक बारीक जैसे हम साग काटते हैं इस तरह से बाथू, सिर्फ खाली बाथू को काटना है, 50 ग्राम वजन हो, और उसको 2 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के उसको बॉईल करें। जब वो पकते हुए 1 गिलास रह जाए तो उसे नीचे उतार लें, छान लें, और इसमें शक्कर डाल लें या शहद डाल लें, और 15-20 कतरे कलवंजी का तेल डालें, और इसको आप पिएंगे तो ये भी पथरियां निकालते हैं। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है जमील महरवी साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा आयशा जमील साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। जमील साहब, ये फरमाइए कि अच्छों का दिल जो है कभी कभी वो गर्मी की वजह से गर्मियों में बैठना शुरू हो जाता है, लगता है कि दिल बिल्कुल बैठ रहा है, ये धड़कन बेतरतीब हो गई है, तेज़ हो गई है, और अगर कोई आर्ज़े कल्ब में मुब्तला है तो उसको क्या एहतियात करनी चाहिए गर्मियों में? देखिए, जो आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला है उनको चाहिए कि पहले तो वो मैदे की बनी हुई चीज़ें छोड़ें, तो उस आर्ज़ा कल्ब से बाहर आ सकते हैं। अच्छा। और जो तंदुरुस्त हैं, अपने आप को समझते हैं कि दिल हमारा ठीक है, वो उस दिल की तंदुरुस्ती के लिए उनको चाहिए कि वो मैदे वाली चीज़ों से इज्तनाब करें। ठीक है। और ख़ास गर्मी में क्या खाएं पिएं? खजूर का इस्तेमाल करें। अच्छा। और ख़ास तौर पे 3 चीज़ें आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि आप खजूरें लेके आए, नरम वाली जो नरम खजूर होती है वो लें, उसमें से गुठलियाँ निकाल दें, और उसके बाद उस खजूर का वज़न, गुठलियाँ निकाल के आपने वज़न करना है, आपके पास 1 पाव वज़न हो। उसके बाद आप साबुत बादाम लेके आए, छिलके वाले, उनको तोड़ के उसमें से फ्रेश गिरी ताज़ा खुद निकालें, और उन गिरियों का वज़न करें आप 1 पाव। तो इन दोनों चीज़ों को आप पास रख लें, और एक चट्टू वट्टा लें, और उसके अंदर आप थोड़ी सी खजूरें, थोड़ी सी बादाम की गिरियां, और उसके बाद उसको हावन दस्ता के साथ इसको अच्छी तरह कूटना शुरू कर दें, और उसके बाद फिर थोड़ी और खजूरें, फिर बादाम की गिरियां, यानी थोड़ी थोड़ी डालते जाएं, और इसको साथ साथ कूटते जाएं ताकि वो आपस में सही तरह मिक्स हो जाए, अच्छी तरह यकजान हो जाए। सुभान अल्लाह। तो उसके बाद फिर उसमें आप 1 पाव शहद डालें, और किसी चम्मच के साथ उसको मिक्स कर लें। तो ये आप सल्लम की पंजीरी है, और ये दिल के लिए भी, और इसके अलावा जिसको हम कहते हैं ना कि मल्टी विटामिन्स के तौर पे, ये बहुत कमाल की चीज़ है। और खजूर एक ऐसा फल है, अल्लाह ताला का ये मुआजिज़ा है, कि अगर कोई कोमा में मरीज लेटा हुआ है, बिल्कुल बेहोश है, सकता है, कोमा में है, और वो पिछले कई दिनों से कोमा में है, तो उसको अगर आप उठाना चाह रहे हैं ना, तो उसके सेल तक अगर कोई चीज़ पहुंच सकती है बड़ी तेजी से, तो वो खजूर है। और खजूर को
आप किसी मतलब खजूर लें, अगर जमजम हो तो वो ठीक है, जमजम ना हो तो फिर आप गुलाब का अर्क जो है वो लेकर उसमें डाल के थोड़ा सा, तो आप खजूर को किसी खर्ल में अच्छी तरह से घिसा दें, उसमें पूरा खल कर दें कि खजूर का आपको पूरा उसमें शीरा बन जाए। तो वो पानी अगर उसको पिलाएं मुंह से, अगर मुंह से नहीं है तो अगर उसके कोई गजा की नाली लगी हुई तो वहां से वो 1-2 चम्मच पानी उसको दे दें खजूर वाला, तो बंदा जो है वो कोमा या सेमी कोमा से उठ के वापस बाहर आ जाए। और अगर सेहतमंद है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहतमंद को तो लेना चाहिए, खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ अभी कुछ लोग जो है वो देखते हैं पाकिस्तान में तो कहते हैं गर्मी बहुत है, खजूर का इस्तेमाल कैसे करें, बादाम की गिरी का कैसे करें, काजू कैसे लें, पिस्ता कैसे लें, जो कि ये शायद हमने समझा हुआ है कि ये सिर्फ सर्दियों की खुराक है। लेकिन शादी जब लोग रमजान में अरब के खत्ते में जाते हैं तो वहां सुफरा के ऊपर जो है वो अफ्तारी पे, तो ये सारी चीजें अभी भी आज भी वहां पे आप देखेंगे मक्का और मदीना में जुमेरात को, जुमा को और पीर को वहां पे बकायदा रोजा चलता है। आम दिनों में भी लोग रोजा रखते हैं। तो आप अगर मस्जिद नबी के अंदर होंगे या अगर आप उधर मक्का वाले हरम के अंदर बैतुल्लाह में होंगे तो वहां पे शाम को इन दिनों में जरूर एक सुफरा लगता है कुछ जगहों पे और वहां लोग बैठते हैं, अफ्तारी करते हैं, तो वहां ये सारी चीजें पड़ी होती हैं, ये खा रहे होते हैं। ठीक। और अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और स्टेंट्स वगैरह पड़ चुके हैं या कोई ओपन हार्ट सर्जरी अगर हो चुकी है या वैसे दिल के वॉल्व और बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, उनको किस किस्म का मशरूब इस्तेमाल करना चाहिए, किस किस्म के मशरूब से गुरेज करना चाहिए? और खुराक का तो आपने बताया कि इन चीज़ों का इस्तेमाल अभी जो हमने बताई ना पंजीरी, ये जो 3 गर्मियों के हवाले से, हाँ जी, ये 3 चीज़ों वाली तो इनके लिए बहुत अच्छी है। और उसके साथ इनको चाहिए कि ये जो पान का पत्ता होता है ना, इसका ये कावा बना के पिए तो इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनको ठंडे मशरूबात की तरफ नहीं जाना, हरारत की ज़रूरत होती है इन लोगों को जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या जिनकी आर्टरीज वॉल ब्लॉकेज हैं। बल्कि ये अगर सुबह उठकर एक काम है जो हमें सबको करना चाहिए, सुबह उठ के उठते ही बेड से वो पहला काम ये है, बेगम सलाम अलैकुम। तो उसमें यह है कि उकड़ू बैठ के जमीन पे तो हमें 1 गिलास गर्म पानी जो है वो सुबह पीना चाहिए। इसके बेशुमार फायदे हैं और ये जब से मैं बता रहा हूँ पब्लिक की हमने ये बात, तो लोगों के बेशुमार फीडबैक और फॉलो अप आए हैं और कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, लोग फ़ोन कॉल करके कह रहे हैं कि इससे हमारे जोड़ों के मसले, इससे हमारे पट्ठों के मसले, ख़ास तौर पे कब्ज़ के मसाइल, ख़ास तौर पे बवासीर के मसले, मैदे के मसाइल, तजाबियत और खुराक हज़म नहीं होती, मैदे में देर तक पड़ी रहती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है, उनके लिए तो ये बहुत फायदे की आपका कहना ये है कि पानी उकड़ू बैठ के पिए, जमीन पे आप पाँव पे बैठेंगे, जैसे आप WC में टॉयलेट में, जैसे हम कभी खेतों में जाया करते थे टॉयलेट के लिए, उस तरह से जमीन पे बैठना, उसको उकड़ू बैठना कहते हैं, यानी दोनों पाँव पे बैठना। और पानी फिर पानी पिए और 5 मिनट कम से कम जो है वो घड़ी देख के उस तरह उकड़ू बैठे, उसी पोजीशन में बैठे। अच्छा ये बताइए, कोई शख्स अगर आर्ज़े कल्ब में मुब्तला है और जो शुरू में हमने बात की थी और अगर उसे हीट स्ट्रोक हो गया है तो क्या उस वक्त फिर हार्ट अटैक के खदशात बढ़ जाते हैं? कोई ख़ास एहतियात उस वक्त करनी चाहिए या वही जो मामूल का ट्रीटमेंट है किसी आम आदमी का? देखिए वो उसी तरह से रहेगा, चूंकि हम उसको उस वक्त तो जो भी रेस्क्यू करेगा वो एज अ फर्स्ट एड ही कर सकते हैं ना। एक तो उठाएं उसको साए में लेके जाएं, हवा उसको दें, हवा उसके पास आने दें, और खास तौर पे जब भी कभी ऐसा हो कहीं पब्लिक बोझ तो पड़ता है ना इस तरह। जी बिल्कुल पड़ता है, तो लोग उसके इर्द गिर्द जो वो जो रश कर लेते हैं ना, उनको चाहिए कि वो इतना रश नहीं करें, उसके इर्द गिर्द जरा हवा आने दें। और उसके बाद फिर जो ठंडा पानी है उसकी उसको जो है ना वो कूल स्पंजिंग की जाए, मतलब तौलिया या कोई भी चीज़ आपके पास है तो वो ठंडे पानी में डिप करके अब निकाल के तो वो उसके चेहरे पे, कंधों पे या उसके चेस्ट पे इधर उधर जो है वो रखें। और उतनी देर में ज़ाहिर है हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो बहुत अच्छा है कि डॉक्टर रिजवान साहब है जिन्होंने 1122 जो शुरू किया, तो ज़ाहिर है उस हर बंदा उसको भी कॉल करता है और वो भी आ जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो अब तो हमारे यहाँ मसाइल इतने, एक चीज़ ये है कि कभी भी जब इस तरह कोई किसी को कोई रोड एक्सीडेंट होता है या कोई इशू, कोई गिर जाता है या कोई हीट स्ट्रोक की वजह से ऐसा होता है, तो हमें फौरी तौर पर उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए। जो हम फौरी पानी पिलाना शुरू हो जाते हैं, पानी बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए उस वक्त, जब तक कि वो बंदा अपने होश में, हवास में आपसे बात और आपके सवालों का जवाब नहीं देना शुरू कर देता, उस वक्त आप पानी नहीं पिलाएं। या अगर बहुत हो तो आप उसके होंठ थोड़े से गीले करें, बाकी उसको आप
वो कोट जो- स्पंजिंग करें, ठीक, यानी ठंडे कपड़ा गीला करके वो जो गीला गर्दन करके पे या रखना है, वो सर उसको पे करें रखना तो वो ज्यादा अच्छा है। उसके ज्यादा अच्छा, बेहतर। और कुछ ना हो तो आप उसको जहां भी है कहीं सीधा लिटा लें, या जमीन पे है जहां भी है लिटा लें, और उसके दोनों टांगे जो है वो पकड़ के वो जरा दोनों टांगे उसकी ऊपर हवा कर में दें, कर थोड़ा दें सा थोड़ा सा। ऊपर उठा दें, ऐसे टांगे ऊपर को उठाएं, ठीक। ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा एक्चुअल जो सेकंड आर्ट वो है सर वो की हमारा तरफ ये जाए। पिंडलियां जी हैं। हाँ, ये इन काफ की। पिंडलियों में जो है वो ब्लड बहुत ज्यादा सर्कल कर रहा होता है और वहीं घूम रहा होता है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन फौरन हार्ट की तरफ और हमारे ब्रेन की तरफ आएगी और ऑक्सीजन लेवल और सारी चीजों को मेंटेन करेगी, और वो बंदा जो बेहोश हो रहा है या ठंडे पसीने आ रहे हैं या पसीने छूट गए हुए हैं उसके, और हमें लगता है कि ये बेहोश हो रहा है और पता नहीं अभी क्या बनेगा। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं जब वो बाहर जाते हैं और शदीद गर्मी का अगर उन्हें सामना करना पड़े तो क्या उनके ब्लड प्रेशर जो है उसमें कोई कमी बेशी होने का खदशा होता है? अगर होता है तो फिर उसका हल क्या है? देखिए, एक तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो तो जब भी घर से निकलें या किसी काम के लिए, जब उन्हें पता हो कि हमने कुछ 2-4 घंटे धूप में गर्मी में कहीं ना कहीं होना है, तो वो घर से जीरा सफ़ेद और सब्ज़ इलायची 2 चीज़ों का कहवा पी के निकलें, ताकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो इससे अच्छा। सफेद ये जीरा कितनी मिकदार में डॉक्टर साहब? सफ़ेद जीरा जो है ना वो आधा चम्मच लेना, छोटा चाय वाला, और जो सब्ज़ इलायची है ये आपने 3 इलायची लेनी है और उसको खोल के या तोड़ के या काट के डालना, सब कुछ है इलायची का, लेकिन जरा खोल के डालनी। ठीक 1 गिलास पानी में डाल दें, चूल्हे पर रख के उबालें, जब वो आधा गिलास रह जाए नीचे उतार लें और छान लें, और हस्बे जायका गुड़, शहद या शक्कर में से कोई चीज डाल लें थोड़ी सी, और उसको एक कप जो है ना ये एक पिया कप जाए। पूरे दिन में? हाँ, पूरे सुबह दिन ये आपके ब्लड प्रेशर को मामूल पे मामूल नीचे पे लेके रखता आए। है। अच्छा, बल्कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई रोजाना बिला नागा खा रहे हैं तो आप इसी कावे को सुबह दोपहर शाम या रात को सोते वक्त भी 4 टाइम एक दिन में कर लें, ठीक है। तो आपके जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां रोजाना आप बिला नागा जो खा रहे हैं इन दवाइयों से जान छूट जाएगी। अच्छा, इतना अच्छा है। और जिनका ब्लड प्रेशर लो होने की तरफ जाता है वो लौंग और दालचीनी और पुदीना का कावा पी के निकले, यानी 3 लौंग लें, 1 लकड़ी दालचीनी फिंगर साइज टुकड़ा, और उसके साथ वो 2 या 3 टहनियां पुदीने की पत्तों समेत डाल के 1 गिलास पानी में, तो हाफ गिलास जब रह जाए उबालते हुए तो उसको छान लें और उसमें थोड़ा शहद, शक्कर, गुड़ में कोई चीज डाल के, तो ये पी कर निकलेंगे तो इनका जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, अच्छा ये बाहर ना भी निकलें तो जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है उनके लिए घर में भी ये बहुत अच्छा है। वो प्याज रख लिया करते थे एक जमाने में जेब में, कभी छुट्टी करनी होती थी ना स्कूल में, जी, जी, तो जी। बगल में प्याज रख लेते थे और उसके बाद हल्का सा बुखार हो जाता था उससे, और उसके बाद वो कहते थे देखें जी मुझे तो बुखार हो गया, छुट्टी आसानी से मिल जाती। नहीं तो वो ये प्याज व्याज रखने का कोई फायदा नहीं है, हीट स्ट्रोक से कोई बचत नहीं है। स्ट्रोक नहीं, तो उल्टा बुखार करता है, अच्छा, उल्टा उससे तो बुखार आ जाता है। अच्छा, लेकिन आपको पता है बहुत सारे घरानों लेकिन में जो बच्चे देख रहे हो इस वक्त वो इसका ये मतलब नहीं कि स्कूल से छुट्टी करने के लिए बगल में प्याज रख लें। आप रख लेंगे, मुझे पता है आप अगले शो से छुट्टी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम साहब आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई। मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं, अच्छा, सही, इनकी मालूमात सारी सही बिल्कुल सही है बिल्कुल इनकी बातें। कुछ रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला, तशरीफ लाए। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।